ये चीज मैं बोलना भूल गई, डी को आप फुल कैपिटल लेटर में लिखिए और एल को भी आप कैपिटल लेटर में लिखिए, क्योंकि डी, स्मॉल डी और स्मॉल एल में और बिग डी और बिग एल में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप स्मॉल डी लिखते हो और जब आप बिग डी लिखते हो तो दोनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है। स्मॉल डी दूसरे चीज के लिए यूज होता है और बिग डी जो है वो इस चीज के लिए यूज होता है। तो ये वाला डी आप बिल्कुल मत लिखना एग्जाम में, और अगर आप लिखोगे ये वाला डी एग्जाम में देन आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। तो दैट इज व्हाई यू विल राइट बिग डी हियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है सेकंड लास्ट कार्बन ये, और उसके साथ OH कहाँ पे अटैच्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, यहाँ पे भी सेकंड लास्ट कार्बन, यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये है राइट साइड में OH, तो यहाँ पे आ जाएगा एल लैक्टिक एसिड। ये गया है सेकंड लास्ट कार्बन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH नहीं गिवन है आपको, तो यहाँ पे आपको वो कंपाउंड ढूंढना है जो हाइड्रोजन नहीं है, जो कि है NH2। तो NH2 कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, तो आप इसको लिवोरोटेटरी एलेनाइन लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। देखो, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो आपके बुक में बहुत ही ज्यादा बढ़ के दिया हुआ है, और मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट वे में, क्रिस्प वे में आपको कंप्लीट करवाऊंगी आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। आप जस्ट अपना धैर्य रखिए। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन जो था, ये जब मैं 12th क्लास में थी तब मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, एंड दैट वाज द बेस्ट कंसेप्ट आई एवर गॉट फ्रॉम दैट टीचर। आई वुड ऑल्सो टेक द नेम ऑफ दैट टीचर इन दिस वीडियो। उनका नाम था नितेश देवनानी सर। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया था कि आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लेते हैं। उन्होंने मेरे को बताया था कि एक ट्रिक था, उन्होंने दिया था हमको एक ट्रिक, और उसी ट्रिक के थ्रू मैं आपको इस वीडियो में आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगी। ही वॉज माई टीचर, सो आई यूज दिस ट्रिक एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग दैट ट्रिक नाउ ओनली, एंड आई विल रिकमेंड यू टू यूज दैट ट्रिक सो दैट आप भी आपके एग्जाम में उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सको। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कि आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे यूज होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बड़े हैंड में लिख लेती हूँ कि हम किस चीज पे बात करने वाले हैं। आर एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या लगाना है, CIP रूल। व्हाट रूल, CIP रूल। और CIP रूल मैंने आपको E and Z कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखते आइए, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार आपको CIP रूल्स पढ़ाते हुए नहीं लेके चलूंगी, बट फिर भी मैं अपना ट्राई करूंगी। आप जितना समझ सके उस ट्राई से आप उतना समझ ले, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अदरवाइज अगर आपको CIP रूल समझाने जाऊंगी तो RNS कॉन्फ़िगरेशन को समझना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। CIP रूल जो चीज है, जब मैं बोलती हूँ तो वो सब जगह इस्तेमाल होता है, और उसका कॉन्सेप्ट एक ही होता है जो मैंने आपको उस टाइम पे पढ़ाया था EZ नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे जब पहले आपको CIP रूल लगाना है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ किस तरह से आप R और Z को कॉन्फ़िगरेशन में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है SO3H, यहाँ पे आ जाता है CH3, यहाँ पे आ जाता है क्लोरीन, और यहाँ पे आ जाता है आयोडीन। ये चीज आपके बुक में गिवन है। चलो अब इसका हम RNS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। जो ट्रिक हमको मेरे सर ने दी थी वो ट्रिक थी HCS एंड VCR। इन दोनों ट्रिक के थ्रू मैंने बहुत ही ज्यादा आराम से वैल्यू निकाल ली थी RNS कॉन्फ़िगरेशन की, और आज इस ट्रिक को मैं इस्तेमाल करके आपको समझाऊंगी किस तरह से CIP रूल निकाला जाता है। तो देखो, H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, C का मतलब होता है क्लॉकवाइज, एंड S का मतलब होता है S, जो कि है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। हियर V का मतलब होता है वर्टिकल, C का मतलब है क्लॉकवाइज, एंड R का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से पहले CIP रूल पे जाएंगे। तो देखो, फर्स्ट रूल है कि आपको CIP रूल यूज करना है, एंड सेकंड रूल है कि आपको ट्रिक लगाना है। दैट्स इट। ये इसके कंडीशंस है, और इससे आपका पूरा RNS कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है खत्म। तो पहले आपको CIP रूल लगाना सिखाती हूँ। CIP रूल लगाना मतलब प्रायोरिटी रूल लगाना, और प्रायोरिटी रूल लगाना मतलब आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा एटम सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर कैरी करता है।
तो इसमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर कौन कैरी करता है? आयोडीन करता है, क्योंकि ये अगर पीरियोडिक टेबल को देख के चलो तो एक तो ऑलरेडी राइट साइड में आता है और बहुत ही ज्यादा नीचे आता है ना, बॉटम पार्ट में आता है, और जो बॉटम में चला जाता है पीरियोडिक टेबल की वो ज्यादा एटॉमिक नंबर कैरी करता है। तो ये 1 आ जाएगा, फिर क्लोरीन आ जाएगा, फिर सल्फर आ जाएगा और फिर कार्बन आ जाएगा। आई एम श्योर आप CIP रूल लगाना सीख गए होंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका मूवमेंट होता है। अब आपको क्या करना है, फोर्थ वाले को आपके नजरों से दूर रखना है। आपको फोर्थ वाले को कंसीडर नहीं करना, आपको जस्ट 1, 2 एंड 3 देखना है और उसको घुमाना है किस तरह से 1 और 2 और 3 अरेंज्ड है। तो 1, 2 एंड 3 इस तरह से अरेंज्ड है। आपको 1 से लेके 3 में चलना है एक डायरेक्शन लेके कंटिन्यूसली। फोर्थ को आपको नजरअंदाज करना है। अगर वो बीच में भी आ गया हो ना तो आपको देखना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहाँ पे मिल रहे हैं, आपको पॉइंट्स को जोड़ना है। आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगी जिसमें आपको फोर्थ बीच में दिखेगा, यहाँ पे फोर्थ दिखेगा, यहाँ पे सेकंड दिखेगा, तब मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से आपको अरेंज करना है। अगर आपको ये फोर्थ यहाँ पे दिखता और यहाँ पे सेकंड दिखता तो आप इसको इस तरह से लेके चलते। समझ रहे हो आप? आपको स्टार्टिंग पॉइंट 1 पे रखना है तो एंडिंग पॉइंट आपको एरो वाला पॉइंट 3 पे रखना है और जो टेल वाला पॉइंट है वो फर्स्ट पे रखना है। यही चीज इसकी इंपॉर्टेंस कहलाती है। अच्छा, तो ये जो आपको मैंने रोटेशन करके दिखाया, आप मुझे बताओ कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज? आपकी घड़ी के सुई के साथ मैच करके देखो, आपको पता चलेगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, आपको ये कंफर्म हो गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। चलो, ये दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड चीज आपको क्या देखना है कि जो फोर्थ वाला पोजीशन है, ये फोर्थ वाला जो पोजीशन है ये कहाँ पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है या वर्टिकल में आ रहा है? अगर ये हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है तो ये हो जाएगा S, और अगर ये वर्टिकल में आ रहा है तो हो जाएगा R। और ये जो फोर्थ वाला पोजीशन है ये हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, दैट इज वाई दिस विल बी कंसिडर्ड एज हॉरिजॉन्टल एंड S। तो जो आंसर इसका होगा वो होगा S। ठीक है, अब आपको मैं एक और एग्जाम्पल में लेके चलती हूँ, उसमें आपको मुझे बताना पड़ेगा कि उसमें क्या आंसर आ सकता है। तो ये है H, यह है क्लोरीन, यह है ब्रोमीन, यह है CH3 और यहाँ पे है D। अब D का मतलब क्या है? D का मतलब होता है ड्यूट्रियम और T का मतलब होता है ट्रिटियम। ये चीज मैं आपको बता दूं, आपको एग्जाम में डायरेक्ट T आ सकता है, H आ सकता है, D आ सकता है, तब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि D का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है, Br का मतलब क्या होता है, सॉरी D का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है और T का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इससे तो आपको जस्ट ये कंफर्म हो गया कि इसका एटॉमिक नंबर इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। बट आप अगर CIP रूल पे जाएंगे तो आपको पहले ये दिखेगा कि ब्रोमीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है, फिर कार्बन का होता है, फिर ड्यूट्रियम का होता है, फिर हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, आपने CIP रूल लगा लिया। अब आपको लगाना है ट्रिक कि क्या ट्रिक हो सकता है इसका। तो ट्रिक में आपको देखना है कि ये किस तरह से रोटेट करता है। तो इसका पूछ रहेगा यहाँ पे और इसका जो एरो का डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा 3 पे। तो फोर्थ को आपको नजरअंदाज करना है, आपको देखना है कि अब रोटेट किस तरह से होता है। आप इस तरह से रोटेट नहीं कर सकते इसको, क्यों? क्योंकि 1 के बाद 3 नहीं आता, आपको 1 के बाद 2 को ही लेके चल के आगे चलना है 3। तो आप इस तरह से रोटेट करेंगे। अब आप मुझे बताओ घड़ी से कंपेयर करके ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। दैट इज वाई आपको अब ये देखना है कि ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तब आपको क्या कंडीशन लगाना है वो मैं आपको समझाऊंगी। फिर आपको देखना है कि ये फोर्थ, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता ना तो भी आप छोड़ दो उस कंडीशन को मत देखो। फिर आप देखो कि ये जो फोर्थ वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे है, वर्टिकल में है या हॉरिजॉन्टल में। अगर वो वर्टिकल में हुआ, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो उसमें आर आएगा। ऑफकोर्स अगर फोर्थ वाला कार्बन वर्टिकल में होगा तो वो उसमें आर आ जाएगा। बट क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है और इसको क्लॉकवाइज में हमको करना है, दैट इज वाई यहाँ पे आर नहीं ऐसा आएगा। समझ रहे हो? अगर VCR है तो ही आर आएगा और अगर V एंटी क्लॉकवाइज आर है तो ऐसा आ जाएगा। मतलब इसमें से कोई भी कंडीशन चेंज हो गया तो ये आ जाएगा, और अगर इसमें से कोई कंडीशन चेंज हो गया तो ऐसा आ जाएगा। ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा S कन्फिगरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा R एंड S कन्फिगरेशन खत्म होता है, इसका कॉन्सेप्ट खत्म होता है। लेकिन इसके कुछ टू कंप्लीट दैट
थिंक विद मी सो दैट आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आ जाए आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2 एग्जांपल सेटिस्फाई नहीं होता किसी कंसेप्ट को समझाना। तो आपको मैं कुछ बड़े बड़े कार्बन्स के चिन्ह लेके समझाती हूँ कि आप 3-4 कार्बन्स के साथ किस तरह से खेल सकते हैं आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपको 4 एग्जांपल्स लेके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH2। ये हो गया फर्स्ट वाला। आपको सेकंड एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ और बाकी 3 एग्जांपल आप खुद से ट्राई करके देखो। इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और अप्लाई करना भी आ जाएगा एक ही टाइप पे। फिर आप टैली करना, मैं आपको समझाऊंगी भी, इन तीनों के आंसर्स भी दिखाऊंगी। बट पहले हम इस पे बात करते हैं कि ये वाला किस तरह से आता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन जो है वो कायरल है, और मोर स्पेसिफिकली आपको कायरल कार्बन में ही आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन लगाना है, क्योंकि बिना कायरल कार्बन में आपको क्या दिखेगा, जो 2 चीज होंगी वो सेम रहेंगी विदाउट कायरल कार्बन, और तब प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया तो आप प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, है ना, तब उसमें दिक्कत आ जाएगी प्रायोरिटाइज में, क्योंकि उसमें तो 4th या 3rd मतलब कोई भी एक पोजीशन दो टाइप में आ जाएंगे, है ना। तो आप अच्छी तरह से पोजीशन नहीं दे पाओगे और इससे क्या हो जाएगा, आप कायरलिटी से आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आपको पहली कंडीशन तो ये भी याद रखनी है कि इट इज वैलिड फॉर कायरल कार्बन। आप यहाँ पे लिखे वैलिड फॉर कायरल कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि इसमें इस तरह से आप आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं, एक तो ये और एक तो ये, 2 दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे एस्ट्रिस्क वाला मार्क लगाया है, जो मैंने आपको पहले बताया था एस्ट्रिस्क वाला मार्क लगाने का, जिसमें आपको कायरल कार्बन दिख जाता है। तो यहाँ पे मैं एस्ट्रिस्क का मार्क ना लगा के यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 सेकंड कार्बन और 3 मतलब थर्ड कार्बन। इससे आपको एक चीज का फायदा होगा। अब आपको मैं समझाऊंगी कि किस तरह से CIP रूल लगाना है। तो पहले हम चलते हैं सेकंड कार्बन का CIP रूल लगाने में। तो अगर हम सेकंड कार्बन को ऑब्जर्व करें तो ये थर्ड कार्बन जो होता है, ये जो कार्बन का ये एक कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स है उसमें फर्स्ट बॉन्ड ये है, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड और ये फोर्थ बॉन्ड, और इस फोर्थ बॉन्ड को ये पूरा का पूरा कवर करता है। तो ये एक पूरा एटम के अंदर आ जाता है कार्बन के साथ जो अटैच्ड है ना, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें CIP रूल किस तरह से लगाएंगे। चलो मैं अब 2 और 3 कार्बन के इस नंबर्स को हटा देती हूँ, इससे नंबरिंग में थोड़ी कंफ्यूजन आ जाएगी, दैट्स व्हाई। चलो अब देखते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन में सबसे ज्यादा, इन तीनों में, मतलब अब हम फर्स्ट वाले एटम को देखते हैं। इस एटम में सबसे ज्यादा जो कि अटैच्ड है, जो कि एटम अटैच्ड है, उसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किस में है, आपको दिखेगा सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन में। दैट इज वाई वी विल टेक OH एज फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। और आपको इससे ये भी समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन में 4th प्रायोरिटी लगेगी, आप ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी किसको जाएगी वो देखते हैं। तो हमने इसके साथ तो कंपैरिजन कर लिया, अब दूसरा हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1 है, और एक CH3 और ब्रोमीन है। आपको पता है कि ब्रोमीन में सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आपको दिखेगा इसके सब्स्टिट्यूएंट एटम में, और इसके सब्स्टिट्यूएंट एटम में ब्रोमीन से कम दिखेगा एटॉमिक नंबर। तो दैट इज वाई वी विल हैव टू टेक द मैक्सिमम एडजेसेंट एटम एटॉमिक नंबर, मतलब एडजेसेंट एटम का सबसे मैक्सिमम एटॉमिक नंबर हमको लेना है टू गिव इट्स नंबरिंग, टू टेक इट टू सेट इट्स प्रायोरिटी इफ इट्स अटैच्ड कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर। मतलब जो भी कार्बन इसके साथ अटैच्ड है उसमें अगर सेम एटॉमिक नंबर होगा, जैसे कार्बन और कार्बन, तो उसके एडजेसेंट एटम्स को देखना है जिसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है, जो कि होता है ब्रोमीन का। चलो इसके थ्रू आपको ये भी समझा चुकी हूँ कि CIP रूल किस तरह से लगाते हैं। दैट वुड बी एन एडवांटेज फॉर दोज हु हैवंट सीन माय प्रीवियस वीडियोस। तो देखो अब इसमें हम सेकंड प्रायोरिटी लगाएंगे और इसमें थर्ड प्रायोरिटी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि अब किस तरह से हमको रोटेट करना है। हमको अब रोटेट करना है इसको इस तरह से, 4th को आपको नजरअंदाज करना है, तो 1, 2 एंड 3, तो मतलब इस तरह से रोटेशन होगा। तो ये रोटेशन होगा कुछ इस प्रकार, जो कि है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आपको क्या लगाना है, HCS एंड VCR, ये हो जाएगा HCS एंड VCNR। पहले तो आपको देखना है कि 4th वाला कार्बन, 4th वाला प्रायोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में। तो 4th वाला प्रायोरिटी आपको दिख रहा है कि वो है हॉरिजॉन्टल पे, तो यहाँ पे, और क्लॉकवाइज है कि नहीं, हाँ, तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हो जाएगा S। तो सेकंड कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है S।
इससे जस्ट एक ही चीज क्लियर होती है। अभी तो रुको, अभी तक बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई। आपको जस्ट इतना पता लग गया कि फर्स्ट सेकंड जो कार्बन है उसमें एस वाला कन्फिग्रेशन लगेगा। अभी आप चलेंगे थर्ड वाले कार्बन पे, कौन सा वाला कन्फिग्रेशन लगेगा। अब आपको इस प्रायोरिटी को पूरा रब करना है और अब आपको चेक करना है कि सेकंड कार्बन में कौन सी वाली प्रायोरिटी लगती है। तो चलो अब आपको दिखाती हूँ मैं सेकंड कार्बन की प्रायोरिटीज। तो यहाँ पे आप क्या करो कि अब आप इसको फोर्थ वाले बॉन्ड के साथ रिलेट कर दो, मतलब ये एक पूरा का पूरा फोर्थ बॉन्ड का सब्स्टिट्यूएंट एटम है, ठीक है। अच्छा, तो अब बताओ फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? इसको जाएगी। सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी क्योंकि इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट एटम्स है जो कि इसके H3 के से भी ज्यादा एटॉमिक नंबर कैरी करते हैं। दैट इज वाई हम इसको सेकंड में लेंगे, फिर इसको थर्ड में लेंगे और इसको फोर्थ में लेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इसका रोटेशन किस तरह से हो रहा है। 1, 2 एंड 3, तो ये इस तरह से जा रहा है जो कि है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे HCS1 VCR लिखो और अब देखो कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, वो हॉरिजॉन्टल में। अब बताओ कि वो क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉकवाइज में। दैट इज वाई उसमें एस की जगह क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आर। तो ये कौन सा वाला कार्बन है, थर्ड कार्बन। तो थर्ड कार्बन का 3 और आर का आर। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल आंसर, ठीक है। इस तरह से हमको आंसर निकालना है। तो आपको आई होप ये वाली बात समझ में आ गई। कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए होंगे और उसके आंसर्स मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ और आप क्या करोगे, खुद से उसको देख के उसका आंसर टैली करके निकाल लेना। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स होमवर्क्स आपको दे देती हूँ और आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। जब आपसे ये सॉल्व हो जाएंगे फिर आप क्या करना, टैली करना आंसर्स को। मैं आपको यहाँ पे आंसर की एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूंगी, आपको अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप इस चीज के एक्सप्लेनेशन को 2-3 बार बैक करके रीबैक करके देखिए। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा। और वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे OH H, प्लीज आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख के दूंगी, फिर आप इसको चेक कीजिएगा आपके आंसर के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा CH3। यहाँ पे भी वही सेम, यहाँ पे H ब्रोमीन और यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब लेट्स पॉज द वीडियो। आप वीडियो को पॉज करो और फिर इसको सॉल्व करो। मैं यहाँ पे आपको आंसर्स लिख के देती हूँ। हैव यू पॉज्ड योर वीडियो? आई होप यू हैव पॉज्ड योर वीडियो। तो अब एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे आंसर्स लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2R एंड 3S, यहाँ पे हो जाएगा 2R एंड 3R और यहाँ पे हो जाएगा 2S एंड 3S। एंड फ्रॉम दिस you have completed R and S configuration and thank you for watching this video till this part। और जिसने भी यहाँ तक वीडियो देख लिया है उसके लिए बस यही गिफ्ट हो सकता है कि वो R and S कॉन्फ़िगरेशन के कंसेप्ट को समझिए। और आपको नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन को समझना है जैसे एरिथ्रो और थीरियो कंपाउंड्स को, तो भी मैं आपको इसी वीडियो में कंफर्म मतलब कवर करना चाहती थी, बट वीडियो बड़ा हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट इन दिस वीडियो। सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट वीडियो फॉर कवरिंग दैट थिंग। और वो जो चीज होगा एरिथ्रो और थीरियो, वो मैं आपको उसमें समझा दूंगी। कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन और जो मैंने आपको कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन है उसमें समझा दूंगी। और आई वुड क्लियर दैट इन सम अदर वीडियो, ठीक है, क्योंकि एरिथ्रो और थीरियो में कोई डिफरेंस नहीं है। चलो एक काम करती हूँ, इसी में समझा देती हूँ सो दैट वो वीडियो उसके लिए अलग सा वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी रब दिस आउट। क्योंकि एरिथ्रो और थीरियो में कोई डिफरेंस नहीं है, ये चीज मेरे को जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी पढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि वहां पे आप उस चीज को इसके साथ रिलेट कर सकते होंगे। यहाँ पे जो एरिथ्रो और थीरियो वाला जो टॉपिक है ना, वो इससे ज्यादा वो नहीं करता, रिलेट नहीं करता। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट इन अ मूड टू टीच यू दैट इन दिस वीडियो, बट स्टिल मैं पढ़ाई देती हूँ क्योंकि उतना बड़ी बात नहीं है एरिथ्रो और थीरियो, एरिथ्रो एंड थीरियो कंपाउंड्स। क्या नीट के एग्जाम में आ सकता है? ये कुछ भी नहीं है। आपने जियोमेट्रिकल आइसोमर तो देखा ही होगा, जिसका ये A, B एंड C एंड D जो होता है वो सेम होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर आपको A और B सेम दिख जाए, एक फैमिली में 2 ट्विंस दिख जाए, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार अगर आपको ये 2 फैमिली जो ट्विंस है ये आपको दोनों फैमिली में देखने को मिलता है, तो आपको सिस या ट्रांस लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप सिस और ट्रांस भी लगा सकते हैं और यहाँ पे एरिथ्रो और थीरियो भी लगा सकते हैं। तो जो सिस आप पढ़ते थे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, उसको यहाँ पे एरिथ्रो कहा गया है। और ये जो चीज आपको दिख रही है,
ये चीज एक सिस कंपाउंड में आपको देखने को मिलती है, और सिस के साथ साथ ये थीरियो में भी, सॉरी एरिथ्रो में भी देखने को मिलती है। आपके लिए एक ट्रिक भी है, आप टेंशन मत लो, उस ट्रिक के थ्रू आप एरिथ्रो और थीरियो को अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, तो और दूसरा जो ट्रांस आप पढ़ते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जिसमें ए और ए जो थे वो डिफरेंट साइड्स में होते थे, तब उस चीज को आप पढ़ते थे ट्रांस, और इसी चीज को हम दूसरी भाषा में थीरियो भी कह सकते हैं। सो टी फॉर ट्रांस, टी फॉर थीरियो, और दूसरा सी फॉर सिस और ई फॉर एरिथ्रो। अगर जो चीज ट्रांस थीरियो नहीं होगी वो चीज एरिथ्रो होगी, आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, है ना। ट्रांसफोर्स मतलब ट्रांस, ठीक है, मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया था। तो इसके थ्रू आप इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको 3 चीज मैंने कवर करा दिया, DNL configuration, RNS configuration and erythro and theriot compounds. I hope you loved this video, you enjoyed this video. If you want to watch my subsequent videos, then please hit the like button